छोटे राजकुमार की इच्छा पूरी हुई। वह खुशी से मुस्कुराया, अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और खुशी से उसके कोमल गालों को चूम लिया। उसके चेहरे पर हल्की लार फैल गई। सुकिंग्लुओ एक पल के लिए डर गई, उसका कीमती पहला चुंबन चला गया था। दूसरे शब्दों में, क्या छोटा लड़का पहले चुंबन का मतलब समझता है? बहन, प्रिय। छोटे राजकुमार को वास्तव में समझ में नहीं आया, और वह खुशी से अपने गुलाबी चेहरे की ओर इशारा करते हुए चाह रहा था कि उसकी बहन भी उसे चूमे। सुकिंग्लुओ का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अवचेतन रूप से पूछा, जुबान एर, तुमने चुंबन करना किससे सीखा? माँ, पिताजी, जुबान एर की तरह चूमो। छोटे राजकुमार के नर्म और प्यारे दूध की आवाज़ कान में थी। सुकिंग्लुओ की सांस स्थिर थी और सुन्नता की अजीब भावना बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, और उसके दिल का शीर्ष लगातार सिकुड़ रहा था, जो बेहद खट्टा था। उसने बस इतना ही कहा, 4 साल की प्यारी बच्ची को पहले चुंबन के बारे में क्या पता? वह पूरी तरह से अपने माता पिता की नकल कर रही है। बहन, क्या तुम्हें जुबान एर पसंद नहीं है? उसकी झिझक को संवेदनशीलता से समझते हुए छोटे राजकुमार ने दुख से अपने होंठ भींच लिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं और धुंध से रंग गईं। अरे रो मत, रो मत, मेरी बहन जुबान एर को पसंद करती है, मेरी बहन जुबान एर को सबसे ज्यादा पसंद करती है। सुकिंग्लुओ एक पल के लिए घबरा गई। उसने कोई और भावना व्यक्त करने की परवाह नहीं की। उसने नर्म और प्यारे छोटे लड़के को गले लगाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चेहरे पर लार टपका दी। वाह! छोटा राजकुमार मासूम और प्यारा था, खुशी से मुस्कुरा रहा था। गुलाबी और कोमल गाल, लाल मुंह, दूध की तरह मुलायम और मोम जैसी आवाज, सुनने वाले का दिल मुलायम और कोमल, इतना मुलायम कि पानी के पोखर में पिघल सकता है। जुबान एर, ओफियोपोगोन जैपोनिकस के प्रकंदों का उपयोग दवा के लिए किया जा सकता है। जुबान एर, क्या तुम्हें याद है कि मेरी बहन ने तुम्हें बताया था अन्य कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनके प्रकंद बहुमूल्य औषधीय सामग्री हैं? माला बुनने के बाद सुकिंग्लुओ ने अवसर गंवाए बिना ओफियोपोगोन जैपोनिकस का प्रकंद खोद लिया और असली चीज समझाना शुरू किया। नोटो जिनसेंग, कॉप्टिस जिनसेंग, सिनेबार घास, प्राचीन भेड़ की बेल, सुनहरी चेरी जड़, वुडी सुगंध, गैस्ट्रोडिया अलाटा, बरगद दाढ़ी। छोटे राजकुमार ने मधुर और प्यारी आवाज में दर्जनों औषधीय सामग्रियों के नाम सुनाए। अरे, जुबान एर बहुत बढ़िया है, मेरी बहन जुबान एर को बहुत पसंद करती है। सुकिंग्लुओ का दिल खुशी से भर गया। इस बार वह वास्तव में उसे एक मीठे चुंबन के साथ पुरस्कृत करना चाहती थी। वाह! जब छोटे राजकुमार ने अपनी बहन की तारीफ सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। अपने गुलाबी हाथों से उसने ओफियोपोगोन जैपोनिकस की जड़ पकड़ी और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। अरे, तुम कच्ची जड़ें नहीं खा सकते, कड़वी जड़ें खाने के लिए अच्छी नहीं होती। सुकिंग्लुओ जल्दी से उसके पास गया और उसके हाथों से धूल झाड़ दी। इसे खाओ, अपने पैरों का इलाज करो। छोटे राजकुमार ने शिकायत में अपना मुंह सिकोड़ा, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और अपने बेहोश पैरों को जोर से पटका। जुबान एर, सुकिंग्लुओ का दिल अचानक धड़क उठा। उसे असीम परेशानी महसूस हुई। उसने अवचेतन रूप से अपनी छोटी मुट्ठी पकड़ ली ताकि वह खुद को यातना देने से रोक सके। जुबान एर, अच्छा लड़का, मेरी बहन तुम्हारे लिए तुम्हारे पैर रगड़ती है। इससे तुम्हारी मांसपेशियों को आराम मिलता है और तुम्हारा रक्त परिसंचरण सक्रिय होता है। अगर तुम अपने पैरों को और रगड़ोगे तो तुम्हारे पैर बेहतर हो जाएंगे। बहन, इसे रगड़ो। छोटे राजकुमार ने आशा से भरा अपना सिर उठाया और उसकी काली आंखों में छोटे सितारों ने उसे दोषी और बेचैन महसूस कराया। यदि उसने पहली मुलाकात के समय उसे आसानी से जाने नहीं दिया होता तो उसे इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, और याओवांग घाटी में झोलाछाप डॉक्टर के कारण उसे देरी नहीं झेलनी पड़ती, जिससे उसके पैरों में संवेदना खत्म हो जाती। तारांकन तारांकन, हाल ही में उन्होंने याओवांगू की उपचार योजना का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। वे 5 आंतरिक अंगों और 6 उदर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की विधि का भी उपयोग करते हैं। हालांकि उनमें रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने की क्षमता नहीं होती है। केवल सबसे चरम विधि का उपयोग शिरोबिंदु को बंद करने और पेट के नीचे सभी विषाक्त पदार्थों को दबाने के लिए किया जा सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, पैर की नसें नष्ट हो जाती हैं और चेतना खो जाती है। अभी यदि छोटे राजकुमार के पैरों को पुनः होश में लाना है तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि मेरिडियन को खोलना होगा ताकि ताज़ा रक्त पैरों में बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सके। इस तरह विष पूरे शरीर की नसों में घूमता रहेगा तथा उसके आंतरिक अंगों को फिर से नष्ट कर देगा। और उसे 1.5 साल पहले इस विधि को दोहराना पड़ा। आध्यात्मिक शक्ति से एक्यूपॉइंट्स की मालिश करनी पड़ी, धीरे धीरे विषाक्त पदार्थों को उंगलियों तक पहुंचाना पड़ा और जहरीले रक्त को निचोड़ना पड़ा। जहरीले खून से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन बर्बाद हुए समय की भरपाई करना मुश्किल है। 1.5 साल में नन्हा राजकुमार न केवल ठीक होने में असफल रहा, बल्कि उसे और अधिक यातनाएं सहनी पड़ीं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक छोटे बच्चे को कितना दुख और निराशा होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके पैर चलने में असमर्थ हैं।
पहाड़ और जंगल विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए शरीर की मालिश करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वह छोटे राजकुमार की विनती को अस्वीकार नहीं कर सकती थी और उम्मीद से भरी उन आंखों में सितारों की चमक खोना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। निपुण हाथों ने अवचेतन रूप से उसका दाहिना पैर पकड़ लिया और उसे हल्की मालिश दी। अब उसके लिए उसके दानतियन में संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति 1.5 साल पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक है, जो लंबे समय तक चल सकती है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकती है और शारीरिक बीमारियों को दबा सकती है। कोमल आध्यात्मिक शक्ति निपुण उंगलियों के पोरों के साथ एक्यूपंक्चर बिंदुओं तक पहुंचती है, अंगों के साथ यात्रा करती है, क्षतिग्रस्त मेरिडियन की मरम्मत करती है और रक्त में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। अपनी आधी आध्यात्मिक शक्ति खर्च करके उसने उसके पैरों के सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं की मालिश की और उसका माथा पसीने से भीग गया। उसने भंडारण रिंग से चांदी की सुई निकाली, अपनी उंगलियों को सावधानी से दबाया और काले जहरीले खून की 3 बूंदें निचोड़ लीं। अपनी उंगलियों से होने वाली झुनझुनी दर्द को महसूस करते हुए उसका नाजुक शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा। कोमल और प्यारी सी छोटी मेंगबाओ बहुत मजबूत है। उसने गुनगुनाने से खुद को रोका नहीं, बल्कि कांपते हुए कंधे उचकाए और रोने की इच्छा जताई। जुबान ठीक है, चलो घर चलते हैं और रात को सो जाते हैं और मेरी बहन तुम्हारी मालिश कर देगी। सू किंगलुओ ने उसके गुलाबी चेहरे और गालों को प्यार से चुटकी काटी, अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए अपने कोमल और प्यारे शरीर को अपनी बाहों में लेकर खड़ी हो गई, खाई की दीवार पर चढ़ गई और जोर से सीटी बजाई। दूर से घोड़े की नाल की आवाज आती हुई होंगजाओ ने आवाज सुनी, जंगल से अकेले ही वापस भागा और स्नेहपूर्वक उसकी बाह को सहलाया। जूजू, चलो चलो घर चलें। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लेकर घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई, उसके कोमल और प्यारे शरीर को गले लगाया, लगाम को कसकर पकड़ लिया और घोड़े के सिर को थपथपाया। जब होंगजाओ ने आदेश सुना तो वह खुशी से चिल्लाया और अकेले ही घर की ओर आगे दौड़ पड़ा। पश्चिमी पर्वत पर सूर्यास्त, आकाश में सूर्यास्त लाल चमकता है। जो लोग काम करने और शिकार करने के लिए बाहर गए थे, वे एक एक करके वापस लौट आए। शिकारी 2-2 और 3-3 की संख्या में पहाड़ से नीचे उतरे। जब वे गांव के प्रवेश द्वार से गुजरे तो उन्होंने हमेशा की तरह यहां इंतजार कर रहे ग्रामीणों का अभिवादन किया, दिन की फसल के बारे में बातचीत की और फिर अपने शिकार को अपनी पीठ पर लादकर घर चले गए। सूहू, गाई फैंग, जी यू, वांग मिंग, 4 लोगों की टीम जो पूरा सामान लेकर लौटी, विशेष रूप से विशिष्ट थी। तूफानी हवाओं और बारिश में मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशलता होती है तथा छोटे पैमाने पर शिकार करने में कोई समस्या नहीं होती है तथा पक्षियों और जानवरों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। चूंकि वे दोनों वोनियू गांव में आए थे और सूहू के साथ पहाड़ों में शिकार करने गए थे, इसलिए छोटा किंगफिशर स्पष्ट रूप से अधिक निश्चिंत था और उसे जाल में खुद को फेंकने के लिए शिकार को बाहर निकालने की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। वांग मिंग अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। हालांकि वह केवल 8 साल का लड़का था, लेकिन वह इतनी तेज दौड़ता था कि वह अपने साथियों से बहुत आगे निकल जाता था। वह पहले ही सूहू के कंधों तक पहुंच चुका था। वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। वह पिता और पुत्र की तरह दिख रहा था। वे चारों शिकार से भरी टोकरियां उठाए हुए थे और उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक तीतर था। उनके जोरदार कदमों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हुजी, आज फिर बम्पर फसल हुई है। बूढ़े गांव के मुखिया ने अपने सिगरेट बैग पर दस्तक दी और मुस्कुराए और प्रशंसा भरी निगाहों से गाई फैंग और जीयू को देखते रहे। अरे, शुभकामनाएं। सूहू ने मूर्खतापूर्ण और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए हाईफैंग के हाथ से तीतर लिया और उसे बूढ़े गांव के मुखिया की बाहों में ठूंस दिया। आपकी बहू के 2 दूर के भतीजे कितने साल के हैं? क्या आपने कहा कि आप शादीशुदा हैं? क्या कोई ऐसा है जो आपको पसंद है? बूढ़े गांव के मुखिया ने तीतर को गले लगाया और सूहू के कान के पास मुस्कुराया। यदि आपकी सगाई नहीं हुई है तो आप अपनी पत्नी से दशान के लिए पूछ सकते हैं, उसकी लड़की कैसी है। तारानकन अपनी पहचान छिपाने के लिए गाई फैंग और जी यू ने अपना रूप बदलने के लिए भेस तकनीक का इस्तेमाल किया और ली जियू के दूर के भतीजे होने का नाटक किया। ली शियुए केवल 34 वर्ष का था और दोनों ने खुद को भतीजे कहा, इसलिए वे बहुत बूढ़े नहीं होने चाहिए। इसलिए यिरोन का चेहरा थोड़ा कोमल बना हुआ था और उन्होंने 17 या 18 साल के लड़के होने का नाटक किया। वास्तव में दोनों शाही स्वामी लगभग 30 वर्ष के हैं और वे ली जियू से कुछ साल छोटे नहीं हैं। तारानकन वोनियू गांव के ग्रामीणों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति लंबे और सीधे थे, दिखने में अच्छे थे और पहाड़ों में शिकार करने में भी माहिर थे। जिन लोगों के घर में बेटियां थीं, वे ज्यादा सक्रिय हो गए। गांव के बूढ़े मुखिया भी अपवाद नहीं थे। वे अपनी पोती के लिए रास्ता साफ करना चाहते थे और उन्होंने इस अवसर का उपयोग समाचार जानने के लिए किया। गाईफेंग और जीयू ने गहन आंतरिक शक्ति और तीक्ष्ण आंखों और कानों के साथ पूरे वर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। यद्यपि बूढ़े ग्राम प्रधान ने अपनी आवाज बहुत धीमी रखी, उसने सूहू के कान में फुसफुसाया, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं सुना। दोनों स्वामियों की पलकें एक साथ कांप उठीं और उनके मुंह के कोने अनायास ही फड़क उठे।
बूढ़े गांव के मुखिया की पोती दशन की सबसे बड़ी बेटी है, जो केवल 13 साल की है। उन दोनों ने कई वर्षों से महारानी की रखवाली करने की आदत बना ली थी और वो न्यू गांव के 13 घरों की पारिवारिक स्थिति की एक एक करके जांच कर चुके थे। बगल में रहने वाले बूढ़े ग्राम प्रधान का परिवार सब कुछ जानता है और अच्छी तरह समझता है। ये सुनकर कि बूढ़ा ग्राम प्रधान अपनी सबसे बड़ी पोती से विवाह का प्रस्ताव रखने वाला है, उन दोनों के सिर में झुनझुनी होने लगी और वे दोनों थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने शिकार को अपनी पीठ पर उठाकर भाग गए। ऐसा नहीं है कि वे दोनों पाखंडी हैं, 13 साल की लड़की पूरी तरह से भेड़िया हृदय नहीं है, इसलिए वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। सू के घर वापस आकर हाइफेंग ने उसकी चिकनी त्वचा को महसूस किया और जोर से शिकायत की। तुम कहते हो यी रोंगचेंग में क्या गड़बड़ है? अगर तुम यी रोंगचेंग पर 17 या 18 साल के लड़के के रूप में जोर देते हो तो अब सब ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? महामहिम वयस्क होने का दिखावा करने के लिए बहुत छोटे हैं। क्या आप एक बुजुर्ग होने का दिखावा करने की हिम्मत रखते हैं और महामहिम को आपको चाचा कहने देते हैं? जीयू ने उदासीनता से आक्रामक तरीके से पूछा। हाइफेंग ने 2 बार खांसने का नाटक किया और अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। ली शियुए ने रात का खाना तैयार किया, अपने परिवार के सदस्यों के एक एक करके वापस आने का इंतजार किया और मुस्कुराते हुए सभी को लिविंग रूम में रात के खाने के लिए बधाई दी। परिवार में भीड़ बढ़ती जा रही है और मुख्य कमरे में कांग में भीड़ नहीं हो सकती। सूहू ने जानबूझकर एक कमरे को साफ सुथरा किया, एक अमीर परिवार के साथ सज्जा की नकल की, एकदम नई मेज और कुर्सियां खरीदी और मेहमानों के मनोरंजन के लिए इसे लिविंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया। जब परिवार में कई लोग होते हैं तो खाने के लिए लिविंग रूम में एक बड़ी गोल मेज लगाई जाती है। सू जिक्सुआन समय पर स्कूल से घर आया और जब उसने अपनी मां की आवाज़ सुनी तो वह भोजन परोसने और बर्तन व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए रसोई में भाग गया। वांग मिंग ने सूहू की टोकरियां उतारने में मदद की, शिकार को इकट्ठा किया, अपने हाथ धोए और मदद के लिए आगे बढ़ा। अच्छी खुशबू आ रही है। सू जिक्सुआन ने मिट्टी का बर्तन लिया जो ली जियू ए ने उसे दिया था, अपनी नाक से एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने क्या पकाया है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। कबूतर का सूप। ली शियुए की भौहें और आंखें कोमल थीं। यह जुबान एर के शरीर के लिए है, इसे सावधानी से पकड़ो, अपने हाथ मत जलाओ। ओह, ये सुनकर कि यह विशेष रूप से छोटे राजकुमार के लिए पकाया गया था, सू जिक्सुआन की नाजुक भौहें और आंखों में थोड़ी गरिमा दिखाई दी। उसने अपनी मुस्कुराहट को रोका और सावधानी से मिट्टी के बर्तन के साथ रहने वाले कमरे की ओर चला गया। टस्क टस्क, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वांग मिंग ने अपने हाथ धोए, सुगंध सूंघते हुए आगे बढ़ा, अपनी नाक को जोर से सिकोड़ा और मिट्टी के बर्तन को ईर्ष्या से देखा। माँ द्वारा पकाया गया सूप अधिक से अधिक सुगंधित हो रहा है। नहीं, छोटे राजकुमार की खातिर हमारी माँ ने सभी 18 कौशल का इस्तेमाल किया। सू जिक्सुआन ने मिट्टी के बर्तन को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। किम्बली गिलफॉरल अपने खास बालों के बिना बहुत अलग दिखती हैं। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ ने और क्या किया? मैं भोजन परोसने में मदद करूंगी। यहाँ ब्रेस्ड पोर्क लेग का एक बड़ा टुकड़ा है, आप जाकर इसे परोसें। सू जिक्सुआन ने उसे एक जानकार नज़र से देखा, बात की और मुस्कुराया, दहलीज पार कर ली और लिविंग रूम में चली गई। ठीक है। वांग मिंग ने जब ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ और तेजी से रसोई घर की ओर भागा। ली शियुए ने एक बड़े बर्तन में सुअर की हड्डियों को भूनकर पकाया और जब उसने उसे अंदर आते देखा तो उसने उसे एक बर्तन में रख दिया और उसे ले जाने के लिए कहा। वांग मिंग बहुत मजबूत था, मांस और हड्डियों से भरा एक बड़ा कटोरा लेकर बिना किसी प्रयास के उड़ने की तरह चलता हुआ और खुशी से लिविंग रूम में चला गया। अच्छा दोस्त, मैं सीधे बेसिन पर जा रहा हूँ। गाई फैंग और जी यू एक साथ लिविंग रूम में चले गए। वांग मिंग के मजबूत कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, मिंग जी आज रात अपना पेट खोलकर खा सकता है। अरे भाई बिग जुआंग, भाई एयर जुआंग, बैठ जाओ। वांग मिंग ने हंसते हुए कुर्सी खींच ली और उच्च मार्शल आर्ट कौशल वाले 2 शाही रक्षकों को बैठने के लिए आमंत्रित किया। दाजुआंग और एरजुआंग गाई फैंग और जीयू के छद्म नाम हैं। दोनों की पहचान ली शियू ए के भतीजे के रूप में है, इसलिए उनका छद्म नाम बहुत ही साधारण है। वांग मिंग मार्शल आर्ट के प्रति जुनूनी है और स्वाभाविक रूप से उच्च मार्शल आर्ट कौशल वाले लोगों के बारे में उसकी अच्छी धारणा है। वह अक्सर उन दोनों का अनुसरण करता है और मार्शल आर्ट पर सलाह मांगता है। हाल के दिनों में दिन रात एक दूसरे के साथ रहने से दोनों के बीच संबंध काफी मजबूत हो गए हैं। मिंग जी, आओ और व्यंजन परोसो। ली शियू ए ने गोभी और सेवई के साथ स्टू किए हुए टोफू को एक बड़े बर्तन में पकाया, उसे बड़े बर्तन से बाहर निकाला और एक बेसिन में डाल दिया। वह रसोई से अपने शरीर के आधे हिस्से को बाहर निकालकर झुकी और वांग मिंग को इसे परोसने के लिए इशारा किया। आ रहा। चिल्लाहट सुनकर वांग मिंग तेजी से लिविंग रूम से बाहर भागा और थोड़ी देर बाद सब्जियों से भरा कटोरा लेकर वापस आया। क्या कुछ और है? मैं ले आता हूँ।
गाइफेंग की नज़र कढ़ाई के आकार के बड़े बेसिन पर पड़ी और वह अपनी पलकें झपकाए बिना नहीं रह सका। वह कुर्सी से उठा, आगे बढ़ा और वांग मिंग के हाथ से बेसिन ले लिया। इसके अलावा यहाँ उबले आलू और स्टीम्ड बंस भी उपलब्ध हैं। वांग मिंग मुस्कुराया और उसके सिर के पीछे हाथ फेरा। मैं जाऊंगा। जीयू अब और शांत नहीं बैठ सका, 2 या 3 कदम चलकर लिविंग रूम से बाहर निकला और रसोई में चला गया और थोड़ी देर बाद आलू स्टू के एक बड़े बर्तन के साथ वापस आया। पिताजी, सफाई मत करो, पहले खाना खा लें। ली शियुए ने भाप से पके हुए बंस का एक स्टीमर लिया और मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, तुरंत आ जाओ। सूहू ने शिकार को टोकरी में रखकर तहखाने में रख दिया, उन्हें छांटकर ढेर लगा दिया और कल सुबह सुबह उन्हें बेचने के लिए फुरोंग शहर ले जाने की योजना बनाई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को दहलीज के अंदर ले जाकर उसे विशेष छोटी कुर्सी पर बिठाया, मुस्कुराते हुए मिट्टी के बर्तन को खोला, खुशबू को सूंघा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने जुबान एयर के लिए फिर से एक छोटा सा स्टोव बनाया है। ली शियुए ने मिट्टी के बर्तन से कबूतर का सूप निकाला, उसे छोटे राजकुमार के सामने रखा और अच्छे स्वभाव के साथ मुस्कुराया। जुबान एयर अभी भी एक बच्चा है जो बड़ा नहीं हुआ है और उसका पेट कमजोर है, इसलिए वह बड़ी मछली और मांस नहीं खा सकता है, इसलिए कुछ नर्म और कोमल कबूतर का मांस खाना सही है। माँ, सू किंगलुओ ने प्यारी सी छोटी सी दूधिया आवाज निकाली, मैं भी एक बच्चा हूँ जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है और मैं भी कबूतर का सूप पीना चाहता हूँ। आप? ली शियुए ने हल्के से अपना माथा दबाया और मुस्कुराते हुए आरोप लगाया, तुम मेरे भाई से एक सिर लंबी हो, तुमने मेरे भाई का सूप छीनने की हिम्मत कैसे की? अरे, मेरा दिल बहुत टूट गया है। सू किंगलुओ ने ऐसा दिखावा किया कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने दयनीय होने का दिखावा करने के लिए अपना छोटा सा मुंह बनाया। माँ का एक छोटा भाई है, इसलिए वह अब मुझसे प्यार नहीं करती। बहन, सूप पियो। छोटे राजकुमार ने एक छोटे चम्मच से सूप का एक चम्मच उठाया और कांपते हुए उसे सू किंगलुओ के मुंह की ओर बढ़ाया। ठीक है। सू किंगलुओ की आंखें चमक उठी, उसने छोटा चम्मच पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला और सिर ऊपर करके कबूतर का सूप निगल लिया और उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। ये गर्म, कुरकुरा और सुन्न था और बेहद आरामदायक था। जुबान एयर सबसे आज्ञाकारी है, वह अपनी बहन के लिए सभी अच्छी चीजें रखना चाहती है। ली शियुए की भौहें और आंखें कोमल थीं। कल अगले दरवाजे पर दशान से बहू मिलने आए और उसे कैंडी का एक टुकड़ा दिया। उसने इसे पूरे दोपहर अपने हाथ में रखा। वह इसे खाने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए उसने मेरी बहन को इसे चखने पर जोर दिया। सच, कल जो कैंडी का टुकड़ा पड़ोस वाली आंटी ने दिया था। सू किंगलुओ को अचानक एहसास हुआ कि ऐसी कोई चीज़ थी। कल ली शियुए की सहमति से वह छोटे किंगफिशर के साथ रहस्यमय घाटी में गई और बहुत सारी ताजी जड़ी बूटियां चुनी। ये रास्ता थोड़ा दूर है और जब मैं वापस आता हूं तो थोड़ी देर हो चुकी होती है और मैं सूर्यास्त के समय ही घर में प्रवेश कर पाता हूं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, छोटे राजकुमार ने मीठे और खट्टे फल का एक टुकड़ा निचोड़ा और उसके मुंह में ठूंस दिया। वह मिठाई खट्टी मीठी थी और स्वादिष्ट भी। उसने उसे खुशी खुशी खाया और छोटा राजकुमार भी खुशी से मुस्कुराया। उस समय उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि यह फज उसकी माँ ने उसके लिए खरीदा है और उसने इसे खुशी खुशी खा लिया। अप्रत्याशित रूप से वहाँ केवल एक ही था, लेकिन वह इसे खाने के लिए तैयार नहीं था और जानबूझकर इसे अपने लिए रख लिया। ये सही है, दशान की बहू कल मुक्त थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए घर पर बैठने आई और जब उसने दा जुआंग और एर जुआंग का उल्लेख किया तो उसने उसकी जोरदार प्रशंसा की। वह कहती रही कि हमारे परिवार का फेंग शुई अच्छा है और बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छा है। ली शियुए मुस्कुराए और भौहें सिकोड़ लीं। आहम, तेज हवा, भारी बारिश, साथ ही सिर की त्वचा में सुन्नता, मुंह ढककर खांसी आना। क्या बात है, क्या आप असहज हैं? ली जियू ए को अंदर की कहानी नहीं पता थी, इसलिए उसने चिंता से पूछा। कुछ भी नहीं, गेल और गेल ने एक ही समय में शर्म से लाल होकर अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ बहू, मैंने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, अब चीनी नववर्ष का समय आ गया है। इस समय सूहू शराब का जग लेकर कमरे में आई, जिससे ली शियुए की चिंता दूर हो गई और उन दोनों की शर्मिंदगी कम हो गई। पिताजी यहाँ हैं, चलो खाना खाते हैं। सू किंगलुओ इस अजीबपन के प्रति संवेदनशील थी और उसने एक प्यारी सी दूधिया आवाज निकाली, इतनी जोर से हंसी कि वह अपने दांत नहीं देख सकी। भोजन करें। सूहू ने कुर्सी खींच ली, लापरवाही से बैठ गया और अपने लिए शराब का पूरा गिलास भर लिया। खाओ खाओ खाओ। सू जिक्सुआन और वांग मिंग लंबे समय से भूख से कराह रहे थे और उनके पेट में भरा पेट ब्रेस्ड पोर्क लेग से बाहर आ गया था। खाओ खाओ। गेल और गेल ने भी जवाब दिया। उनमें से एक ने भाप से पका हुआ बन लिया और उसे चबाया और सिर नीचे करके खाया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। ली शियुए अब और कोई सवाल नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए वह छोटे राजकुमार के पास बैठ गई और अपनी छोटी बेटी को उसे खाने के लिए मनाने में मदद की। बूढ़े गांव के मुखिया ने अभी अभी मुझसे कुछ कहा था।
सूहू ने शराब पी और मांस खाया। खुशी से खाते हुए अचानक उसे याद आया कि बूढ़े गांव के मुखिया ने क्या कहा था। क्या बात क्या बात? ली जियू एक ही प्रश्नवाचक निगाहें उसके पीछे पीछे चली गईं। तेज हवा, बारिश के बाद पीठ अकड़ गई और सांस रुक गई। जस्टिन बीबर ने आखिरकार डिड्डी स्कैंडल पर बात की। कैरोलिन लेविट के अनुपयुक्त आउटफिट्स जिन्हें हम अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अरे अच्छी बात है। सूहू ने मांस चबाया और खुश होकर कहा, आपके 2 भतीजों के बीच विवाह। चाचा सूहू, हमारे 2 भाई हमारे गृहनगर में शादी में व्यस्त हैं। हालांकि बाढ़ ने आपदाएं पैदा की हैं, लेकिन दूसरा परिवार अच्छा और स्वस्थ है और हम जल्द ही शादी करने के लिए वापस जाएंगे। हाइफेंग ने ली जियू के जवाब का इंतजार नहीं किया और जल्दी से विषय को बीच में ही रोक दिया। तुम गांव के मुखिया के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? ली शियाओ स्वाभाविक रूप से उन दोनों की असली पहचान जानती थी, इसलिए उसने सूहू को एक खाली नज़र से देखा। गांव में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। बूढ़े गांव के मुखिया का हमारे परिवार से क्या लेना देना है? भाई इरशान ही मेरा रक्षक है। सूहू ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मना भी कर दें तो भी आपको बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब दुशान की बहू आपके खाली समय में फिर से मिलने आएगी तो आप एक उपयुक्त समय चुन सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि दा जुआंग ने अभी क्या कहा। पुकारना। गाइफेंग जीयू ने एक क्षण सुना। उनकी तनावपूर्ण नसें थोड़ी कम हो गईं और उन सभी ने एक मुंह से गंदी हवा बाहर निकाल दी। ली शियुए नाखुश थी। आप खुद क्यों नहीं कहते? आपने सभी अच्छे लोगों को बनाया है और मैं ही हूं जिसे डांटा जाता है। अरे बहू, मैं जल्दी में हूं। सूहू को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करेगी कि उसने अपना गला लगभग मुंह में भर लिया। हाँ हाँ चचेरे भाई, आप बहुत गुस्से में हैं। हाइफेंग ने भी मदद करने और समझाने की जल्दी की। हम भाई इस मामले को खुद ही सुलझा लेंगे। आप क्या कर सकते हैं? सूहू को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। आधा बच्चा खुद को चूमने के बारे में कैसे बात कर सकता है? गाइफेंग के एक सिर और 2 बड़े सिर हैं। कानमिंगर ने दूसरे आंगन से 2 नौकरानियों को हमारे भाइयों की मंगेतर होने का नाटक करने के लिए बुलाया और उन्हें पूरे गांव में घुमाया। सभी के विचार रुक गए। वह एक अच्छा विचार है। ली जियोए की आंखें चमक उठीं और वह पूरे दिल से सहमत हो गई। तुम सचमुच इसके बारे में नहीं सोचते? हमारे गांव में सही उम्र की कुछ लड़कियां हैं जो बहुत आकर्षक दिखती हैं। सूहू को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने इस मामले को एक शिकारी के नजरिए से देखा। तेज हवा, भारी बारिश, मजबूत शरीर और असाधारण मार्शल आर्ट। अगर आप किसी शिकारी परिवार की बेटी को ले जा सकते हैं तो भविष्य में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप शिकार करने और जीविका चलाने के लिए वापस ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। ये किसी परिवार के लिए पहरेदार बनने जितना आसान नहीं होगा। बेशक यह इस तथ्य पर आधारित था कि उन्हें दोनों शाही रक्षकों की सही उम्र का पता नहीं था। यदि वह जानता कि वे दोनों उससे कुछ वर्ष छोटे नहीं हैं तो वे कभी भी मंदारिन बत्तखों को खराब नहीं करते और उस युवा लड़की को जो इतनी रसीली थी भेड़िए के मुंह में नहीं ठूंसते। मैं इसके बारे में नहीं सोचता। मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचता। धन्यवाद अंकल सूहू। अरे नहीं अंकल, आपकी चिंता के लिए। हवा चलते ही वह थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलने लगता है, इसलिए मेरे चाचा भी चिल्लाने लगे। राजसी रॉयल किलिंग गार्ड, जो पर्दे के पीछे का दुखी है, लगभग बाढ़ की ओर है। दोनों बच्चे नहीं चाहते तो तुम्हें किस बात की चिंता है? ली जियुए अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने पति को गुस्से से घूरने लगी। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। क्या ये ठीक है? सूहू शर्मा गया, अपनी नाक रगड़ने लगा और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। पिताजी, माँ, चलो जल्दी से खाना खा लें। सू जिक्सुआन ने समय पर बात जोड़ते हुए विषय बदल दिया। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, खाओ खाओ। सूहू ने कृतज्ञतापूर्वक अपने बेटे की ओर देखा, भाप से पका हुआ बन उठाया और उसके मुंह में ठूंस दिया। नियांग के स्टीम्ड बंस बहुत स्वादिष्ट हैं। वांग मिंग ने दोनों को सहानुभूतिपूर्वक देखा, शर्मिंदा और शर्मिंदा, लगभग एक शाही रक्षक की तलाश में जो जमीन में एक दरार के माध्यम से फिसल गया था, और मुस्कुराया और मदद करने के लिए अपने हाथों को रगड़ दिया। जितना चाहो उतना खाओ। ली शियुए ने इसे अपने कानों को सुखद सुना और उसके पेट की उदासी तुरंत गायब हो गई और उसने वांग मिंग को प्यार भरी निगाहों से देखा। वह पहले ही 4 स्टीम्ड बन खा चुका है। सू जिक्सुआन ने उसके हाथ में रखे आधे पके हुए बन पर नजर डाली और अनिच्छा से तथ्यों की ओर इशारा किया। वह इतने सारे स्टीम्ड बंस क्यों नहीं खा सकता? उन्होंने वांग मिंग के सिर को एक विकर अंकुर की तरह बढ़ते देखा जो उससे लगभग आधा सिर ऊंचा था। एक भाई के रूप में जो मुझसे 2 साल बड़ा है, मेरे लिए ये स्वाद अवर्णनीय रूप से खट्टा है। मिंग जी की भूख ठीक है। वह भविष्य में सेना में शामिल होगा और अगर वह बैरक में प्रवेश करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वांग मिंग की भूख का उल्लेख करते समय हर कोई हंसा और गाइफेंग ने इसका मजाक उड़ाने का अवसर नहीं गंवाया, जिससे सूहू के विचार पूरी तरह से भटक गए। क्या मिंग जी सैनिक बनना चाहती है?
निश्चित रूप से जब बात सैनिक होने की आई तो सूहू एक पल के लिए अचंभित रह गई और उसने वांग मिंग की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सोचना, वांग मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं बड़ा होकर सेना में शामिल होना चाहता हूँ, एक सैनिक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ और युद्ध लड़ना चाहता हूँ, अपने परिवार और देश की रक्षा करना चाहता हूँ, एक ऊंचे घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ और एक जनरल बनना चाहता हूँ। हाँ, हमारी मिंग जी की महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। सूहू ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया, मेज थपथपाए और जोर जोर से शराब पीने लगा। ठीक है, चलो हमारे भावी जनरल के लिए टोस्ट करते हैं। सूखा। पूरे परिवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, खुशी खुशी दलिया का कटोरा उठाया और यहाँ तक कि छोटे राजकुमार ने भी एक सभ्य उपस्थिति के साथ सूप का एक छोटा कटोरा पकड़ा, मुस्कुराहट के साथ अपनी बहन की नकल की और बधाई देने के लिए कटोरा उठाया। परिवार ने बहुत खुशी से खाना खाया, बातें की और हंसे। भोजन के बाद सू जिक्सुआन और वांग मिंग ने होशपूर्वक मेज साफ की और बर्तन धोए। ली शियुए ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया, अपने दुखते कंधों को रगड़ा, मुख्य कमरे में वापस चली गई और आराम करने के लिए कान पर लेट गई। सू किंग ने उसकी थकावट पर गहरी नजर डाली और छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लेकर उसके पीछे पीछे अंदर आया, उसके बगल में प्यार से बोला, माँ थक गई है और उसे बांस की बांसुरी बनानी है और फिर से खाना बनाना है, इसलिए मैं माँ को कंधे से दबाऊंगा। बहन यू बहुत आज्ञाकारी है, वह वास्तव में एक माँ की देखभाल करने वाली छोटी गद्देदार जैकेट है। सू किंगलुओ ने कंध पर आधा घुटना टेका, अपने कोमल छोटे हाथों से बाएं और दाएं को दबाते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान उंगलियों के माध्यम से ली जियू के कंधे तक पहुंच गया, जिससे अधिक काम करने वाली मांसपेशियों को पोषण मिला। ली जियू ने आराम से अपनी आंखें मूंद लीं, अपनी सबसे छोटी बेटी से उच्चतम स्तर की विचारशील सेवा का आनंद ले रही थी। माँ, क्या अब भी दर्द हो रहा है? सू किंगलुओ ने उसके कंधों को रगड़ने के बाद उसके कंधों को उसकी कलाइयों तक दबा दिया। अब दर्द नहीं हो रहा है, सिस्टर यू बहुत अच्छी हैं, आप थक गई हैं, बैठ जाए और आराम कीजिए। मालिश के बाद ली जियू को अपने पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ और उसकी बाहों और कंधों में सारा दर्द गायब हो गया और वह इतनी खुश थी कि उसे खुशी महसूस हुई। छोटी बेटी को वह किसी प्यारी सी बच्ची की तरह गले लगाती है और एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। बहन, मुझे गले लगाओ। छोटे राजकुमार ने माँ और बेटी के बीच गर्मजोशी भरे संवाद को देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, उसके गुलाबी गाल फूल रहे थे, वह थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। मालिश के बाद युवती को असहाय दृष्टि से देखते हुए वह अपनी कोमल छोटी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकी। ये बच्चा एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ली शियुए ने शिनशी को देखा, उसकी उंगलियां चलने के लिए तैयार थीं और वह अवचेतन रूप से उस छोटे प्यारे बच्चे के मुलायम गालों को चुटकी से दबाना चाहती थी। अपनी पहचान के बारे में सोचते हुए उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, थोड़ा चिपचिपा है। सू किंगलुओ अपनी माँ की बाहों से मुक्त हुई, छोटे राजकुमार को गले लगाया और मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये ब्राउन शुगर के टुकड़े की तरह है, यह आपके शरीर से चिपक जाता है और आप इसे फाड़ नहीं सकते। जुबान, एयर ब्राउन शुगर नहीं है। छोटे राजकुमार को ये बात समझ में आ गई, उसने नाराजगी से अपना मुंह फुला लिया और अपना विरोध जताने के लिए गाल फुला लिए। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वह छोटी लड़की कितनी प्यारी लग रही है। हंसी। सू किंगलुओ खुश हुआ, उसके प्यारे छोटे शरीर को गले लगाया और खुशी से हंस पड़ा। अगले दिन सूहू और वांग मिंग फुरोंग टाउन में शिकार बेचने के लिए जल्दी उठ गए। गाइफेंग और जीयू को दूसरे प्रांगण में जाने का संदेश मिला और वे अपने पिता और पुत्र के साथ चले गए और नाव से एक साथ नदी पार कर गए। बेइमिंग ब्लैक वुल्फ गार्ड्स फुरोंग टाउन में दिखाई दिए, हालांकि वे बहुत सतर्क थे और ज्यादा सुराग नहीं छोड़ रहे थे, फिर भी उन्हें शाही अदालत के गुप्त एजेंटों द्वारा खोज लिया गया। तूफानी हवा और बारिश, जो छोटे राजकुमार की सुरक्षा की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हैं। समाचार प्राप्त करने के बाद वह तुरंत राजधानी शहर से आए शाही दरबार के गुप्त एजेंटों के साथ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए दूसरे आंगन में चले गए। वोनियू गांव में छोटे राजकुमार का छिपने का स्थान एक शीर्ष रहस्य है और शाही आंगन में नौकरानियां और सेवक चुप रहते हैं। लोगों को बताया गया कि छोटा राजकुमार बीमार है, उसे ठंड लग गई है और वह हवा नहीं देख पा रहा है। जब से वह देहात में आया है, वह घर में ही रहता है और कभी भी बाहरी लोगों के सामने नहीं आया है। शाही दरबार के गुप्तचर ने दोनों शाही रक्षकों के साथ काफी देर तक विचार विमर्श किया और अंततः एक समझौते पर पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसा कि 1.5 साल पहले मिंगशुई काउंटी के जिशितांग में हुआ था, छोटे राजकुमार के समान कद और कदकाठी वाले एक युवा लड़के को स्थानीय किसान के घर से चुना गया ताकि वह छोटे राजकुमार का नाटक कर ब्लैक वुल्फ गार्ड को भ्रमित कर सके। उसी समय दूसरे आंगन में एक घात लगाओ, कृपया कलश में प्रवेश करें, काले भेड़िया गार्ड को खुद को जाल में डालने के लिए प्रतीक्षा करें और मारने के अवसर की प्रतीक्षा करें।
उस दोपहर सू किंगलुओ ने छोटे किंगफिशर से यह खबर सुनी। जब दो शाही गुप्त रक्षक पूरे आत्मविश्वास के साथ सू के घर लौटे, ये सोचकर कि व्यवस्था अच्छी तरह से की गई थी। छोटे किंगफिशर ने युवा मालिक को शाही दरबार के गुप्तचरों और दो गुप्त रक्षकों द्वारा चर्चा की गई योजना की सूचना दी। मैं रॉयल कोर्टयार्ड जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सू किंगलुओ का दिल भारी हो गया और वह मन ही मन उस छोटे बच्चे के बारे में चिंतित हो गई जो एक विकल्प बन गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जांचना चाहता हूं कि क्या उनकी योजना विश्वसनीय है, ताकि मासूम बच्चे को कम उम्र में अपनी जान न गंवानी पड़े। मैं मालिक का रास्ता दिखाऊंगा। छोटे किंगफिशर ने तुरंत अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली। वह मन ही मन अपना कौशल दिखाना चाहता था। ये बहुत प्रतिशोधपूर्ण है। उत्तरी अंडरवर्ल्ड के ब्लैक वुल्फ गार्ड ने पक्षियों के झुंड का वध कर दिया और वह अभी तक उनका हिसाब चुकता करने के लिए उन्हें ढूंढ नहीं पाया है। वे अभी भी उकसाने की हिम्मत करते हैं। इस बार ये निश्चित रूप से उन्हें खाने में असमर्थ बना देगा। जल्दी मत करो, अंधेरा होने तक इंतजार करो। सू किंगलुओ ने ध्यान से सोचा, दिन में बहुत से लोग होते हैं, इसलिए मैं परेशानी खड़ी कर सकता हूँ। सफलता। मैं शाही आंगन में मालिक की प्रतीक्षा करूंगा। पहले जाकर देखूं कि उन्हें छोटा बच्चा कहाँ मिला। छोटे किंगफिशर को एक नई खुशी मिली। उसका गपशप करने वाला दिल उड़ने को तैयार था और वह एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। अरे, ये लड़का तो बहुत अधीर है, ये कब बड़ा होगा। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को गले लगाया। छोटे किंगफिशर को उड़ते हुए देखा। उसके आकर्षक होठों के कोनों पर एक विनोदी मुस्कान दिखाई दी। रात अंधेरी है और चांदनी पानी की तरह है। शांत पहाड़ी गांव में हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। कभी कभी घाटी से भेड़ियों की एक दो चीखें आती हैं, जिससे कुत्ते भौंकने लगते हैं। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार के सो जाने का इंतजार करने के बाद चुपचाप अपने छोटे से आंगन से बाहर निकलकर नदी के किनारे की ओर दौड़ा। एक सरकंडा नीचे खींचा और उसे पानी में फेंक दिया। छोटा शरीर एक हल्के और फुर्तीले निगल की तरह है और यह हल्के से ईख पर गिरता है, जिससे ईखली जुबान के तीर की तरह नदी के दूसरी ओर भाग जाता है। एक ईख से नदी पार करो। इस चमत्कारी दृश्य ने अंधेरे में छिपे तथा शाही प्रांगण की रखवाली कर रहे शाही रक्षकों को चिंतित कर दिया। दोनों पहरेदारों ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। उस छोटे और सुंदर व्यक्ति को पानी में कदम रखते हुए देखकर उनकी सांस लगभग रुक सी गई थी। 2, 3, 15, 20। जबकि दोनों शाही रक्षक स्तब्ध थे, सू किंगलुओ ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और केवल कमजोर सांसों के साथ उसने एक एक करके शाही प्रांगण के चारों ओर गुप्त प्रहरियों के छिपे हुए स्थानों का पता लगाया। यिन एट, दक्षिण पश्चिम कोने में गार्डों का ध्यान भटकाने में मेरी मदद करो। विचारों की उथल पुथल में वह पहले ही निर्णय ले चुकी थी और उसने अपनी आवाज छोटे किंगफिशर तक पहुंचाई। ठीक है। छोटे किंगफिशर ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए, शाही प्रांगण के ऊपर 2 बार चक्कर लगाया और लक्ष्य को सटीक रूप से भेद दिया। हू, कई चिंगारियां निकलीं, जिससे आंगन के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित अस्तबल में आग लग गई। 1 दर्जन से अधिक घोड़े सदमे में हिनहिनाने लगे, अपनी लगाम कस ली, अस्तबल से बाहर निकल आए और पूरे प्रांगण में सरपट दौड़ने लगे। आग लग गई है, जल्दी से आग बुझाओ। शाही प्रांगण में बहुत शोर हो रहा था और जब सेवकों ने शोर सुना तो शाही पहरेदार एक के बाद एक घर से बाहर भाग गए, जिससे वहां अव्यवस्था फैल गई। यिन प्र, मैंने तुम्हें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहा था, इतना बड़ा बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है ना। सू किंगलुओ दीवार फांदकर छोटे से आंगन में कूद गया। उसने देखा कि मासूम घोड़ा डर से कांप रहा है, इधर उधर भाग रहा है, असहाय रूप से अपना माथा पकड़ रहा है। यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। छोटा किंगफिशर दूसरे आंगन में मडराता हुआ उसका मार्गदर्शन कर रहा था। ब्लैक वुल्फ गार्ड्स कपटी और चालाक हैं। अगर वे छोटे राजकुमार को लूटना चाहते हैं तो वे कोई भी खतरनाक तरीका अपना सकते हैं। मैं बस उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वे जोखिम नहीं उठा सकते और लापरवाह नहीं हो सकते। आप ठीक हैं, आप सही हैं। सू किंगलुओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसका छोटा सा शरीर फुर्ती से आंगन में घूमता रहा। छोटे किंगफिशर का पीछा करते हुए उस आंगन में पहुंचा जहां छोटा लड़का रह रहा था और छज्जे के नीचे छिप गया। ओह माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। दीवार के उस पार की खिड़की से एक छोटे बच्चे की धीमी और उदास रोने की आवाज आ रही थी, साथ में भयभीत बड़बड़ाहट भी थी, जिससे हर किसी का दिल कांप रहा था। उन्हें ये छोटे बच्चे कहाँ से मिले? सू किंगलुओ ने खिड़की के कागज को छेद दिया और छोटे से छेद से अंदर झांका। जिंगुआ गांव में विधवा झांक के परिवार में उनके परिवार के पुरुष की जल्दी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे 3 लड़के, 2 लड़कियां और 5 बच्चे छोड़ गए। वे इतने गरीब हैं कि बर्तन की देखभाल नहीं कर सकते। छोटे किंगफिशर ने बहुत स्पष्ट रूप से पूछताछ की। शाही दरबार से एक गुप्तचर उसके दरवाजे पर आया और उसे 20 टैल चांदी दी और विधवा झांग ने उसे ले जाने के लिए कहा। 20 टैल चांदी के लिए मुझे परिवार का स्नेह भी नहीं चाहिए। सू किंगलुओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी तेज नजरों ने छेद से घर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा।
तारांकन तारांकन। ब्रोकेड और मखमल से ढके बिस्तर पर एक दुबला पतला बच्चा, जिसका चेहरा कुछ कुछ छोटे राजकुमार जैसा था, डर के मारे सिकुड़कर गेंद जैसा बन गया। मानो वह जोर से रोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और एक परित्यक्त शावक की तरह दर्द से कराहने लगा। दो सेवक, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, पलंग के सामने छोटे से पलंग पर बैठे हुए बेसुध होकर जम्हाई ले रहे थे। वे दोनों छोटे बच्चों की देखभाल कर रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे को देखकर घृणा से भरे भाव प्रकट कर रहे थे। उनकी नज़र में जिस छोटे बच्चे को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वह मृत व्यक्ति से अलग नहीं है। उसके रिश्तेदारों ने उसे त्याग दिया, उसे जासूसों को बेच दिया और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। नौकरों के रूप में उन्हें ऐसे बच्चों की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि शाही दरबार सचिव की महिमा न होती तो वे बिना अनुमति के जाने का साहस नहीं कर पाते, वे बहुत पहले ही सो गए होते। दुष्ट दास स्वामी को धोखा देता है। शाही दरबार का गुप्तचर एजेंट अंधा था और उसने नकली छोटे राजकुमार की सेवा के लिए इन दो कुत्तों की व्यवस्था की। इस तरह का व्यक्ति ब्लैक वुल्फ गार्ड्स को यह विश्वास दिलाकर कैसे मूर्ख बना सकता है कि अंदर का बच्चा ही असली छोटा राजकुमार है। सू किंगलुओ ने यह स्पष्ट रूप से देखा। उसके दिल और फेफड़ों में शत्रुता उमड़ पड़ी। उन दोनों को दंडित करने का दृढ़ संकल्प किया, खिड़की को खोला और जल्दी से कमरे में कूद गया। इससे पहले कि दोनों सेवक समय पर प्रतिक्रिया कर पाते, तेज तलवार की ऊर्जा उनकी ओर बढ़ी, उनके बेहोशी के बिंदुओं पर वार किया और वे तुरंत बेहोश हो गए। वूहू! अचानक उस बच्चे की आंखें आंसू से भर गईं। सौभाग्य से उसने अपना मुंह ढक लिया था ताकि वह बुरी तरह से रो न सके। डरो मत, मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। सू किंगलुओ बिस्तर पर पहुंची, अवचेतन रूप से बच्चे के मुंह को ढक दिया और अपने नर्म छोटे हाथ से उसके हाथ को ढक दिया। एक सुगंध जो केवल लड़कियों के लिए है, नाक की नोक में प्रवेश करती है, थोड़ी सी मिठास और मादकता से रंगी हुई। बच्चे ने भयभीत शावक की तरह अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी तथा ये जानने के लिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया कि क्या उसकी बातें विश्वसनीय थीं। मेरे साथ आओ, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। सू किंगलुओ उस युवा लड़के के करीब जाने के लिए नीचे झुकी। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, उसका गुलाबी चेहरा लगभग उसकी नाक की नोक के करीब था। मधुर सांस और कोमल आवाज के मोहक शब्दों ने छोटे बच्चे के नाजुक दिल को राहत दी, जिससे उसे सहज रूप से विश्वास हो गया कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है, और उसने अनायास ही सिर हिला दिया। सू किंगलुओ ने बच्चे को गले लगाया, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर चला, कुशलतापूर्वक पहरेदारों की अराजकता से बचता हुआ, बिना किसी की नज़र पड़े शाही प्रांगण से बाहर निकल गया, नरकटों वाली नदी को पार किया और आसानी से वो न्यू गांव वापस आ गया। आधी रात को जब गेल और रेन ने उसका दरवाजा खटखटाया तो दोनों शाही रक्षकों ने उसकी गोद में छोटे बच्चे को देखा और आश्चर्य से उनकी आंखें लगभग खुली की खुली रह गईं। सू किंगलुओ आगे कुछ बताने के मूड में नहीं थे और उन्होंने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा कि शाही प्रांगण में शाही गार्ड ब्लैक वुल्फ गार्ड से बचाव करने में ढीले थे, उन्हें मारने की तो बात ही छोड़िए। काले भेड़िए के रक्षक भयावह, खूनी और क्रूर हैं। एक बार जब उन्हें बच्चे की नकली पहचान का पता चल जाता है तो वे दुर्भाग्य से बच नहीं पाएंगे। वह यहाँ छोटे बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर यह कदम उठाया और चेतावनी जारी की। मुझे आशा है कि शाही दरबार के गुप्तचर और दो शाही गुप्त रक्षक गंभीरता से विचार करके पुनः एक सावधानीपूर्वक योजना तैयार कर सकेंगे। तारांकन 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 तारांकन। गेल अपने सामने 7 साल से भी कम उम्र की उस छोटी लड़की को गंभीर चेहरे और संकुचित आंखों से देखकर अत्यधिक स्तब्ध और शर्मिंदा हो गई। ऐसे कोई भी उपयुक्त शब्द नहीं है जो इस समय उनकी मनोदशा का सटीक वर्णन कर सकें। गाइफेन की दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद थी और उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ध्यान से नहीं सोचा। कल सुबह मैं और मेरे भाई फिर से हथियारबंद होने के लिए शाही प्रांगण में जाएंगे। जीयू की छाती कड़ी और उदास थी। ये बच्चा, हम उसके परिवार को वापस कर देंगे और ब्लैक वुल्फ गार्ड को भ्रमित करने का एक तरीका खोज लेंगे। दोनों चाचा बहुत दयालु हैं, मुझे बहुत राहत मिली है और मैं सभी की मदद करने, काले भेड़ियों के रक्षकों को मारने और छोटे राजकुमार की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। सू किंगलुओ ने एक वयस्क की तरह मुस्कुराया और विश्वास के साथ छोटे बच्चे को उन दोनों को सौंप दिया। चाचा, आंधी, हवा और बारिश। चाचा शब्द सुनते ही दिल जोर से सिकुड़ गया और छोटी बच्ची को देखने वाली आंखें खौफ से भर गईं। जीयू की भेस तकनीक दुनिया में बेजोड़ है। उसके द्वारा बनाया गया मानव त्वचा का मुखौटा असली के लिए गलत माना जा सकता है और कोई भी इसे कभी नहीं देख सकता है। अप्रत्याशित रूप से इस समय एक युवा लड़की सच बता देगी। दोनों चाचाओं के वेश इतने सजीव हैं कि वे लगभग अवास्तविक लगते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की त्वचा तो बदली जा सकती है, लेकिन उसकी हड्डियों की उम्र नहीं बदली जा सकती। सू किंगलुओ ने उन दोनों के विचारों को समझ लिया और उलझन को समझाने के लिए मुस्कुराया। दोनों चाचा पहले दिन हमारे घर आए थे और मैंने आपकी हड्डियों की उम्र से आपकी असली उम्र का अनुमान लगाया था। जियो किंगलुओ विचारशील और विचारशील है। चाचा को शर्म आती है।
जीयू शर्मा गया, उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया, उसके सामने खड़ी छोटी लड़की का डर उसके अंदर भय की हद तक बढ़ गया। रात बहुत हो चुकी है और छोटा लड़का अपने दोनों चाचाओं से उसकी देखभाल करने के लिए कहेगा और वह चला जाएगा। सुकिंगलुओ की भौहें और आंखें मुस्कुराहट से टेढ़ी हो गईं और उसने तुरंत अपनी बचपन जैसी मासूमियत वापस पा ली। ठीक है, तुमने भी कड़ी मेहनत की है, जल्दी सो जाओ। हाइफेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, अपना कठोर चेहरा बनाया और एक ऐसी मुस्कुराहट निकाली जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। ठीक है, सुकिंगलुओ ने छोटे बच्चे को बचाया, अपनी चिंताओं को दूर किया और बेहद खुश मूड में थी। वह जंगल में एक एल्फ की तरह खुश थी, अपने घर वापस लौट रही थी। हाइफेंग, मुझे चुटकी काटो तो देखो दर्द होता है। क्या हम सपना देख रहे हैं? जीयू ने छोटी लड़की को दरवाज़ा बंद करते हुए देखा, वह अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी जो कुछ हुआ वह सब सच था। मेरी हिम्मत नहीं है और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। यह मानने को तैयार नहीं कि वे दोनों इतनी बुरी तरह हार गए। अच्छा, आंधी ने उसे बहुत परेशान किया लेकिन पानी नहीं छोड़ा। यह नरक जैसा दर्द कर रहा है। जीयू का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और उसने अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आह भरी। क्या आप इस मामले की रिपोर्ट महामहिम को देना चाहते हैं? गाइफेंग ने दरवाजा बंद कर दिया, छोटे लड़के को कंग पर लिटा दिया और उसे शांति से सोने दिया। उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। रिपोर्टिंग आवश्यक है, लेकिन हमें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि महामहिम नाराज न हो और जियाओ किंगलुओ और सूहू के परिवार के लिए आपदा न आए। जीयू का दिल बैठ गया, उसने एक पल सोचा और उदास होकर आह भरी। सुकिंगलुओ द्वारा उस छोटे बच्चे को बचाने का निर्णय सबसे पहले मानव जीवन पर आधारित था तथा ये सद्भावना थी। हालांकि जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाली महारानी की नज़र में एक किसान बच्चे की तो बात ही छोड़िए, 10, 100 या 1000 बच्चे भी छोटे राजकुमार के एक बाल के बराबर कीमती नहीं हैं। सम्राट के दृष्टिकोण से सुकिंगलुओ ने युवा लड़के को बचाया और उसे छोटे राजकुमार के स्थान पर पीड़ित नहीं होने दिया, जो कि छोटे राजकुमार की सुरक्षा की उपेक्षा करना और सम्राट की महिमा के खिलाफ जाना था। सही, गाइफेंग ने उससे सहमति जताते हुए कहा। हालांकि जियो किंगलुओ कई रहस्य छुपाता है और रहस्यमय है, आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा है जो बड़ा नहीं हुआ है और उसका मूल इरादा अच्छा है। ये हमारे जैसा ही लक्ष्य है। ये सब छोटे राजकुमार की सुरक्षा के लिए है। उसकी मनमौजी शरारतों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीयू ने सिर हिलाया। इंपीरियल कोर्ट डिवीजन के लिए भी हम यही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। वैसे मेरे पास एक उपयुक्त उम्मीदवार है। गाइफेंग को प्रेरणा की एक झलक मिली और उसने थोड़ी खुशी दिखाई। शाही न्यायालय विभाग के उपनिदेशक जू युनरू एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्हें 1.5 साल पहले जियो किंगलुओ का पक्ष मिला था और उन्होंने उसे इस मामले के बारे में बताया और उसे महारानी के सामने इसे समझाने का एक तरीका खोजने के लिए कहा। इसे कर ही डालो। जीयू ने पूरे दिल से सहमति जताई। इस तरह बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों शाही अंधेरे रक्षकों ने इस पर उचित विचार विमर्श किया, दीपक बुझा दिए और कांग पर आराम करने चले गए। शांत रात्रि में मंद रोशनी वाली झोपड़ी में बीच बीच में मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें आ रही थीं। मुझे बताओ, जियो किंगलुओ कितने रहस्य छुपाती है? ये वास्तव में अकल्पनीय है कि एक छोटी लड़की जो 7 साल से भी कम उम्र की थी, अकेले दूसरे आंगन में घुस गई और भारी सुरक्षा वाले शाही गार्डों के हाथों एक छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया। यात्री ने क्रूज जहाज को हिमखंड से टकराते हुए कैद किया। देखें, बस दे। वहाँ एक छोटा किंगफिशर भी है जो और भी डरावना है। उसकी छोटी छोटी तिरस्कार भरी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। वह छोटी लड़की धरती पर कहाँ से आए? तुम इसके अलावा और क्या कर सकते हो? नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिंगहुआ गांव के पश्चिम में विधवा के घर पर सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही थीं और छोटे बच्चों की कर्कश चीखें सुनाई दे रही थीं। विधवा झांग ने जानी पहचानी चीख सुनी। वह झटके से बिस्तर से उठी और बालों में कंघी करने और चेहरा धोने की परवाह किए बिना बिखरे बालों के साथ आंगन के दरवाजे की ओर दौड़ी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को देखा, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। हाइफेंग बाहरी लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने बच्चे को सुरक्षित घर वापस भेज दिया और चुपचाप जिंगहुआ गांव से निकल गया। रॉयल कोर्ट। शाही दरबार के गुप्तचर ने क्रोध से भरे चेहरे से खाली विंग को तथा जमीन पर बेहोश पड़े 2 सेवकों को देखा और किसी को आदेश दिया कि उन्हें जगाने के लिए ठंडा पानी लाया जाए। दोनों नौकर छोटे बच्चों की सुरक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने 20 बड़े बोर्डों को दंडित किया। बाकी शाही पहरेदारों पर 3 महीने का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें सख्त निगरानी रखने और लापरवाही न बरतने का आदेश दिया जाएगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उनकी शिकायत महामहिम से की जाएगी और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।
तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण वे पुनः शाही प्रांगण में आ गए। उन्होंने शाही दरबार के गुप्त एजेंटों से निजी तौर पर संपर्क किया और एक सावधानीपूर्वक योजना को पुनः तैयार किया। सुकिंगलुओ रात में शाही प्रांगण में गई और उस बच्चे को बचाया। वह बस तब सो गई जब वह कुरूपता के करीब पहुंच रही थी। वह सुबह जल्दी नहीं उठी, इसलिए वह तब तक अच्छी तरह सोती रही जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से नहीं जाग गई। छोटा राजकुमार उसके बगल में सोया था। उसने सुबह की रोशनी में अपनी आंखें खोली और देखा कि उसकी बहन अभी भी जाग रही थी, न रो रही थी, न ही हंगामा कर रही थी, बल्कि आज्ञाकारी ढंग से लेटी हुई थी और उसकी उंगलियों से खेल रही थी। ली शियुए को डर था कि छोटा राजकुमार भूखा होगा, इसलिए उसने दरवाजे का पर्दा उठाया और कमरे में झांका। ये देखकर कि छोटा मिंगबाओ जाग गया है, वह चुपचाप कमरे में चली गई। सावधानी से उसे कंग से उठाया, वापस उसके कमरे में लाया, उसका चेहरा पोंछा और उसे तरोताजा किया। सू जिक्सुआन स्कूल जा रहा था, जल्दी उठ गया, नाश्ते के बाद अपना स्कूल बैग उठाया, नौक पर गया और नदी के दूसरी ओर अकादमी के लिए नाव ली। वांग मिंग मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सुबह जल्दी उठे, ब्लैक विंड पर घुड़सवारी और तीरंदाजी का अभ्यास किया और उसे रास्ते में ही विदा कर दिया। हेई फैंग का स्वभाव बहुत ही उग्र है और उसे बाहरी लोगों का स्पर्श पसंद नहीं है। सू जिक्सुआन और सू किंगलुओ को छोड़कर उसे वांग मिंग से विशेष लगाव है। न केवल वह उसके प्रति तनिक भी प्रतिरोध नहीं करती थी, बल्कि वह उसके पास आने की पहल करती थी और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों, जंगलों और खेतों में दौड़ना पसंद करती थी। इस कारण से सू किंगलुओ द्वारा दी गई व्याख्या यह है कि नायक नायकों को संजोते हैं। ब्लैक विंड एक प्राकृतिक युद्ध घोड़ा है और उसका स्वभाव एक प्राकृतिक जनरल जैसा ही है। सू जिक्सुआन की तुलना में, जो सौम्य और सुरुचिपूर्ण है, हेफेंग वांग मिंग की वीर भावना को पसंद करता है और उसके चुस्त कौशल उसके स्वभाव के अनुरूप हैं। सू जिक्सुआन थोड़ा निराश था। उसे हेफेंग से किसी और से कम लगाव नहीं था। वह एक अनिष्ट था और हेफेंग के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बचपन से उसकी जो दोस्ती थी वह वांग मिंग जितनी अच्छी नहीं थी, जिसे बीच रास्ते में ही मार दिया गया था। जब वह नौ पर आया तो सू जिक्सुआन अपने घोड़े से कूद गया और हेफेंग के घोड़े के सिर को सहलाया। हेफेंग ने स्नेहपूर्वक अपनी कलाई रगड़ी, खुशी से हिनहिनाया, अपने खुर फैलाए और वांग मिंग को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ी, नदी और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सू जिक्सुआन ने दूर से वांग मिंग की तरकश पीठ पर रखी ताकतवर पीठ को देखा, असहाय होकर आह भरी, अपने पास से 2 तांबे के सिक्के निकाले, नाव का किराया चुकाया और नाव के नदी पार करने का इंतजार करने लगा। उसके पिता दो को घोड़े की सवारी करना पसंद है। हेफेंग बड़ा हो गया है, उसका स्वभाव उग्र है और वह उसके लिए बहुत लंबा है। तुम एक और घोड़ी क्यों नहीं खरीदते और उसे सवारी के लिए पालते हो? ली शियुए एक प्यारी माँ है जो अपने बेटे के खोने के बारे में बहुत संवेदनशील है और वह डोडो को उदास मूड में नहीं देख सकती। मुख्य कमरे में छोटे राजकुमार को नाश्ता खिलाते समय ली शियुए सूहू से एक और टट्टू वापस खरीदने के बारे में चर्चा करती है। लड़के किस घोड़ी पर सवारी करते हैं? सूहू का विचार उससे अलग था और उसने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। हमारे ओरियन परिवार के बच्चे को अगर घोड़े की सवारी करनी है तो उसे घोड़े की सवारी करनी चाहिए। उसका स्वभाव सख्त होना चाहिए और उसे तंग नहीं किया जाना चाहिए। इवांका ट्रंप के अनुचित पहनावे की स्थिति और खराब होती जा रही है। पिताजी, माता, आप मेरे भाई को स्वयं एक टट्टू चुनने क्यों नहीं देते, चाहे वह नर हो या मादा? जब तक हमारी आंखें और स्वभाव एक जैसे हैं, हम इसे वापस खरीद लेंगे। सू किंगलुओ जाग गई, अपनी बड़ी धुंधली आंखों को रगड़ा, जम्हाई ली और पर्दे के पीछे से मुख्य कमरे में चली गई। वह एक अच्छा विचार है। ली शियुए की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी छोटी बेटी को खुशी से देखा। सिस्टर यू स्मार्ट है, वह एक ही वाक्य में मुद्दे पर पहुंच सकती है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता है। सफल हो जाओ। जब दो अकादमी की छुट्टियां होंगी तो मैं उसे घोड़ा बाजार ले जाऊंगा ताकि वह अपनी पसंद का घोड़ा चुन सके। सूहू हमेशा अपनी सबसे छोटी बेटी की बात सुनते थे और तुरंत सहमत हो जाते थे। पिताजी, हमारे परिवार में न केवल घोड़ों की कमी है बल्कि शिकारी कुत्तों की भी कमी है। क्या मैं पहाड़ों पर जाकर कुछ भेड़ियों के बच्चे पकड़ सकता हूँ? जब से सू किंगलुओ ने सुना कि ली शियुए की भतीजी ली मेंग ने बताया कि उसी गांव में एक परिवार ने घर की देखभाल के लिए भेड़िए पाले हैं, तब से वह इस बारे में सोच रही थी। ओरियन परिवार में शिकार करने वाले कुत्ते सबसे दुर्लभ हैं, लेकिन वे बहुत बड़े हैं और वास्तव में पहाड़ों में शिकार करने जा सकते हैं। घर की रखवाली करने वाले भेड़िया कुत्ते को ढूंढना आसान नहीं है। वोनियू गांव के 13 घरों में कोई बड़ा भेड़िया कुत्ता नहीं था, बल्कि कुछ छोटे कुत्ते थे। जब अजनबी गांव में आते और 2 बार भौंकते तो वे कर्तव्यनिष्ठ होते और कुत्तों के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते। क्या भेड़िए पालना? बिल्कुल नहीं। सूहू ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ली शियुए ने जब भेड़िया शब्द सुना तो वह कांप उठी और कई साल पहले एक भेड़िए द्वारा काटे गए सूहू के गंदे पैर के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। बहन यू, क्यों न हम कुछ और मुद्दा उठाएं?
सूहू का भी भेड़िए पर मनोवैज्ञानिक साया था और उसने अवचेतन रूप से अपने घुटनों को रगड़ा। माँ, सुकिंगलुओ ने हार नहीं मानी और वह फिर से इसके लिए लड़ना चाहती थी। नहीं, ली शियुए ने स्पष्ट रूप से कहा और बहुत सरलता से मना कर दिया। बहन यू, अन्य माता पिता आपकी बात सुनते हैं, भेड़ियों को पालना अच्छा नहीं है। भेड़िए लोगों को नरभक्षी बना देते हैं, वे क्रूर होते हैं और अन्य जानवरों से अलग होते हैं। और ठीक है, सुकिंगलुओ ने अफसोस के साथ अपने छोटे कंधों को उचकाते हुए कहा, अगर माता पिता को ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में सोचने दो, घर की देखभाल के लिए कुछ पालना बेहतर है। बहन यू, अचानक आपको भेड़िए पालने का ख्याल क्यों आया? सूहू अपनी छोटी बेटी के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और पूछा। कोई बात नहीं पापा। सुकिंगलुओ खुद को एक विचारशील और देखभाल करने वाली छोटी गद्देदार जैकेट मानती थी और वह अपने माता पिता की इच्छाओं की अवज्ञा नहीं करना चाहती थी और उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उदासीन होने का नाटक किया और मुस्कुराए। मैंने अभी अभी अपने दादाजी की मेंगमेंग बहन से सुना कि उनके गांव में किसी ने घर की रखवाली के लिए भेड़िए पाल रखे हैं, इसलिए मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें न पालना ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूहू ने मन ही मन सोचा, फुरोंग टाउन की पिछली गलियों में हर चीज़ बिकती है। बहन यू वास्तव में शिकारी कुत्ते पालना चाहती है। अगली बार जब मैं शहर जाऊंगा तो पिताजी पिछली गलियों में जाकर देखेंगे कि कहीं कोई कुत्ते के बच्चे तो नहीं बेच रहा है। सुकिंगलुओ की आंखें चमक उठीं और वह सूहू के पास गई, अपनी आस्तीन ऊपर खींची और नखरे दिखाते हुए बोली, पिताजी ध्यान से देखिए, आपको एक बड़ा शुद्ध नस्ल का भेड़िया कुत्ता चाहिए, जो बड़ा होने पर भेड़िए के आकार का हो। नखरे और दिखावा मत कीजिए, इसे फाड़ डालिए परिवार के पालतू कुत्ते को। सूहू ने झट से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है पिताजी, ध्यान से देखेंगे और जो आपको पसंद आएगा उसे बहन यू के लिए खरीद लेंगे। धन्यवाद पिताजी, पिताजी सबसे अच्छे हैं। सुकिंगलुओ संतुष्ट थी। जब वह मुस्कुराई तो उसकी भौहें और आंखें टेढ़ी हो गईं। हाँ बहू, सुना तुमने, मेरी बेटी ने कहा पापा सबसे अच्छे होते हैं। सूहुले का मुंह लगभग आसमान की ओर झुका हुआ था और वह ली जियू को दिखाने के लिए लगातार आंख मार रहा था। आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी बेटी कुछ शब्द कहेगी और मैं जल्द ही अपना रास्ता खो दूंगा। ली जियुए को उसकी शर्मनाक उपस्थिति की आदत नहीं थी, इसलिए उसने गुस्से से उसकी ओर आंखें घुमाईं। अरे, बहन यू को एक कमीना चाहिए। डैडी आज मेरी प्यारी बेटी के लिए इसे खरीदने फुरोंग टाउन जाएंगे। सूहू का मस्तिष्क उत्तेजित हो गया और जैसे ही उसने कहा, वह जल्दी से कंग से उतर गया, अपने जूते पहने और कुछ ही कदमों में दहलीज से बाहर निकल गया। ली शियुए ने असहाय होकर अपना माथा सहारा देते हुए कहा, उसकी ओर देखो, उसकी कुछ बार प्रशंसा करो, मैं लगभग नहीं जानती कि मेरा अंतिम नाम क्या है। हंसी। सुकिंगलुओ इतनी मुस्कुराई कि वह अपने दांत नहीं देख सकी। उसने अच्छे व्यवहार वाले छोटे राजकुमार को चिढ़ाया, अपना छोटा कटोरा उठाया और नाश्ता खाया। सूहू ने लाल खजूर निकाले और फुरोंग टाउन की ओर भागा। दोपहर के बाद उसने 3 पिल्ले खरीदे और वापस आ गया। तीनों भूरे बालों वाले पिल्ले केवल 1 महीने के थे और दूध छुड़ाने के कुछ समय बाद ही वे टोकरी में एक दूसरे से लिपटकर एक छोटी सी गेंद की तरह सिमट गए। अजनबी की हलचल सुनकर तीनों नन्हे बच्चों ने सतर्कता से अपने कान खड़े कर लिए, कांपते हुए अपनी पलकें खोली और अपने नए घर की ओर उत्सुकता से देखने लगे। सुकिंगलुओ को तीनों बच्चे बहुत पसंद आए और उसने तुरंत उन्हें 3 सुंदर नाम दिए। बड़ी राख, दूसरी राख, छोटी राख। ये बड़ा भूरा कुत्ता पूरे शरीर से भूरा है तथा इसके केवल 4 पंजे हैं तथा कहीं कहीं सफ़ेद बाल भी हैं। एरहुई की गर्दन के नीचे सफ़ेद बालों का घेरा है, मानो उसने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा हो। जियाओ हुई काफ़ी क्यूट लग रही है, उसकी आंखों के गड्ढे और नाक के सिरे के आसपास सफ़ेद बाल हैं और बाकी हिस्सा ग्रे है। पहली नज़र में यह मंच पर एक जोकर की तरह दिखता है जो मजाक के लिए जिम्मेदार है। छोटा सा कुत्ता। छोटे राजकुमार को भी पिल्ले बहुत पसंद हैं। परिवार को आखिरकार एक प्यारा पालतू जानवर मिला है जो उससे छोटा है। छोटा प्यारा बच्चा बहुत खुश है और जियो हुई को खुशी से गले लगाता है और जाने नहीं देता है। पिल्ले बहुत प्यारे हैं। वांग मिंग ने एरहुई को गले लगाया, कुत्ते के बालों को बेतहाशा सहलाया। एरहुई ने आनंद लेते हुए अपनी गर्दन को फैलाया और आराम से उसकी बाहों में लेट गया। बहन यू, ये 3 पिल्ले निश्चित रूप से बड़े शुद्ध नस्ल के वुल्फ डॉग हैं। ये देखकर कि बच्चों को ये पसंद आया, सूहू खुशी से मुस्कुराए और जोर से शेखी बघारते हुए बोली। पिताजी कुत्ते बेचने वाले के साथ विक्रेता के घर गए और अपनी आंखों से एक लंबे और ताकतवर भेड़िया कुत्तों की जोड़ी देखी। विक्रेता ने कहा कि उसके घर में बड़े कुत्तों की जोड़ी अभी 5 साल की हुई है। बीमार? हाँ, पिताजी की नज़र बिल्कुल ठीक है। सुकिंगलुओ ने दाहुई को गले लगा लिया और उसे नीचे नहीं रख सकी। जितना अधिक वह उसे देखती उतना ही उसे वह पसंद आता। हाँ, सूहू ने प्रसन्नतापूर्वक सुना और खुशी से मुस्कुराए। परिवार में 3 पिल्ले हैं और बच्चों को नए नए मज़े मिलते हैं। वे हर दिन पिल्लों के साथ खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यहाँ तक कि जब सू जिक्सुआन स्कूल से वापस आता तो उसमें बच्चों जैसी मासूमियत होती,
रात के खाने के बाद दुर्लभ फुर्सत के पलों का फायदा उठाते हुए वह तीनों नन्हे बच्चों के पीछे पीछे यार्ड में घूमता, लगातार हंसता और हंसता रहता। सू किंगलुओ ने जानबूझकर तीनों छोटे बच्चों को शक्तिशाली और दबंग बड़े बुलडॉग के रूप में पाला और उन्हें दिन में 3 बार सावधानीपूर्वक भोजन कराया। न केवल मांस और अंडे पूरे होते हैं, बल्कि ताजी जड़ी बूटियां भी विशेष रूप से चुनी जाती हैं। उन्हें औषधीय पाउडर में पीसकर उनके भोजन में छिड़का जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तीनों शावक जठरांत संबंधी असुविधा के कारण बीमार न पड़ें। छोटे राजकुमार को तीनों पिल्ले बहुत पसंद आए। वह पूरी सुबह आंगन में बैठा रहा, तीनों पिल्लों को अपने आसपास मस्ती करते हुए देखता रहा, बहुत खुश होकर मुस्कुराता रहा। तीनों छोटे बच्चे भी बहुत आध्यात्मिक हैं और उन्हें विशेष रूप से छोटी मिंगबाओ बहुत पसंद है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे छोटे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तथा उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशेष रूप से करीब बनाती हैं। सू किंगलुओ सफलता देखकर खुश थी। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं छोटे राजकुमार के पैर की बीमारी लंबे समय तक ठीक न हो जाए और उसके युवा दिल पर इसकी अमिट छाया न रह जाए। 3 पिल्लों की संगति में छोटा राजकुमार जाहिर तौर पर बहुत खुश था। वह पहले की तरह उससे चिपकता नहीं था, उसे कभी जाने नहीं देता था और उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। रॉयल कोर्टयार्ड से एक और खबर आई और ब्लैक वुल्फ गार्ड पास के एक गांव में दिखाई दिया। मिंगशुई काउंटी को झटका लगा और 5 लोग मारे गए। बचे हुए ब्लैक वुल्फ गार्ड्स बहुत ज्यादा सतर्क थे और अब ज्यादा उत्तेजित नहीं होते थे। इसके बजाय उन्होंने अपना वेश बदल लिया और पहाड़ी सामान खरीदने वाले व्यापारियों का दिखावा करने लगे तथा आसपास के गांवों में छिपकर रहने लगे। शाही दरबार के सचिव ने कई काले भेड़िया रक्षकों के ठिकानों का पता लगाया और समय पर फैंग फैंग और यू को खबर भेजी और उन्हें खत्म करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए 2 शाही अंधेरे रक्षकों के साथ सहयोग किया। शाही रक्षकों ने समय रहते हमला कर दिया और कई लोगों के सिर काट दिए, लेकिन चालाक खरगोश की 3 गुफाओं में से बाकी लोग अलग अलग गांवों में छिप गए। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और अधिक मायावी हो गए और उनका ठिकाना अनिश्चित हो गया। सिर्फ इसलिए कि शाही दरबार के गुप्तचर एजेंट किसी को नहीं ढूंढ सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि छोटा किंगफिशर उसे नहीं ढूंढ सकता। छोटे किंगफिशर को निर्दयी और क्रूर काले भेड़िया रक्षकों से नाराजगी थी और उसने मृत पक्षियों का बदला लेने के लिए उन्हें पास के गांव से बाहर खींच लाने की कसम खाई। जब जानवरों के राजा ने आदेश दिया तो न केवल पक्षी उबल पड़े, बल्कि जंगल के जानवर भी बेचैन हो गए। वे जंगल से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो गए। पहाड़ के नीचे से अनगिनत विषैले सांप निकल आए, नदी पार कर गए और संदिग्ध लक्ष्यों की तलाश में मानव गांव में चले गए। नदी के दूसरी ओर के ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि खेतों और पहाड़ियों में पहले की तुलना में कई गुना अधिक जहरीले सांप थे। सौभाग्य से सांपों का समूह बस पास से गुजर गया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी ये देखना डरावना था। कुछ डरपोक लोग घर में ही दुबक गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए और खेतों में काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गर्जन, गहरी चांदनी के नीचे अंधेरे एकांत पहाड़ी गांव में बाघों की लगातार कई दहाड़ें लोगों के दिलों को झकझोर देती हैं। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां डरा देती हैं और कान पर छिपकर रजाई में लिपटे और कांपते हुए लोग डर जाते हैं। 3 धब्बेदार बाघ नदी पार कर गए, अंधेरी रात का फायदा उठाकर पास के एक गांव में घुस गए और पक्षियों के मार्गदर्शन में एक छोटे से आंगन की दीवार में कूद गए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। पलक झपकते ही आंगन में तीखी चीखें गूंजने लगी और शर्मिंदगी के मारे बाघ के मुंह से 2 काली परछाइयां बाहर निकलीं। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और वे चारों दिशाओं में भाग गईं। गर्जन, तीनों बाघों ने आसमान की ओर सिर उठाकर दहाड़ना शुरू कर दिया और सांपों के समूह ने दहाड़ सुनी और वे दोनों के भागने के रास्ते में छिप गए। जब उन्हें कोई निशान मिला तो वे समूह बनाकर उन पर हमला कर दिया और किसी को भी भागने नहीं दिया। सचमुच कुछ ही देर बाद अंधेरी रात में तीखी चीखें फिर से सुनाई देने लगीं। सांपों के एक समूह से घिरे होने के कारण दोनों ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे जल्द ही जहर के प्रभाव में आ गए और बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़े। शाही प्रांगण के पास के गांवों में भी यही बात बार बार घटित होती थी। भेड़ियों की चीखें सुनकर कुछ ग्रामीण इतने भयभीत हो गए कि चौकीदार कुत्ते ने भी प्रतिरोध करना छोड़ दिया और कांपते हुए अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर आंगन की दीवार में छिप गया। कुछ गांव वालों ने देखा कि चीता पेड़ की शाखाओं के बीच छिपकर किसी मौके की तलाश में था। डर के मारे उनके पैर और पंजे कमजोर हो गए और वे घर की ओर भाग गए। उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लीं और सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पहाड़ों और जंगलों में बाघ दहाड़ रहे थे, खूंखार जानवर हमला कर रहे थे और सांपों के समूह बेतहाशा नाच रहे थे। ये चौंकाने वाला दृश्य 3 दिन और रात तक जारी रहा और नदी के दूसरी ओर के गांव में छिपे सभी काले भेड़िया रक्षक मारे गए या घायल हो गए। जानवरों के राजा की पुकार पर खूंखार जानवर और सांप जंगल में लौट आए। मनुष्यों द्वारा बसाए गए छोटे से पहाड़ी गांव ने अपनी पूर्व शांति वापस पा ली है।
सुकिंगलुओ को बच्चे की सभी प्रकार के जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता पर विश्वास था और उसने शुरू से अंत तक घेराबंदी में कभी भाग नहीं लिया। ये सिर्फ छोटे किंगफिशर के घमंड भरे वर्णन से मुख्य बिंदुओं को चुनने और उस समय के अद्भुत क्षणों को मेरे दिमाग में पुनः प्रस्तुत करने के लिए है। और इस मामले पर ग्रामीणों की अनुवर्ती प्रतिक्रियाओं, साथ ही शाही दरबार के गुप्त एजेंटों के फैसले पर विशेष ध्यान दें। जब गाई फैंग और जी यू ने यह खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इसका संबंध छोटे किंगफिशर से है। आखिरकार उन दोनों को कई बार इसके हाथों में डाला गया था और उनके कमजोर दिलों को 10,000 अंक का नुकसान हुआ था। फैंग की साम्राज्य में घुसपैठ करने वाले सभी ब्लैक वुल्फ गार्ड्स का सफाया कर दिया गया